बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ रहे हैं और फिजिक्स में तुम लोग को ये डर लग रहा है कि हमें कौन से डेरिवेशन को पढ़ना चाहिए जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अगर चैनल में नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्यारा कंटेंट तुम्हारे जकी भैया इस चैनल में प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे डेरिवेशन को पढ़ने से अच्छा सिलेक्टिव डेरिवेशंस पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को पहले अलर्ट दे देता हूँ, डेरिवेशन आप लोग का मैक्सिमम पोर्शन कवर अप नहीं करता है। डायरेक्ट जो डेरिवेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अराउंड 15 मार्क्स के ही होने वाले, बट 15 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं आखिर कि हमको कौन से चैप्टर वाइज डेरिवेशंस पे फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल वाला जो स्पेसिफिक डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से। तो दोनों में से आप लोग को कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो एक्सियल वाला या फिर आप लोग को इक्वेटोरियल पॉइंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है वो पता करना। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोग को एक और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है टॉर्क निकालने का डायपोल के लिए, जिसमें आप लोग की टाउ की वैल्यू P sin थीटा आती थी। इसमें आप लोग को स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भी पूछा जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन रहने वाला है, तो प्लीज इसको प्रिपेयर जरूर करके जाना। इसके बाद आप लोग देखें तो गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि गॉस लॉ की तो तीन एप्लीकेशन है, जिसमें आप लोग को सबसे पहले लीनियर वायर के लिए निकालना रहता था, फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पे शीट के लिए निकालना रहता था कि शीट के अंदर आप लोगों को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसके बाद आप लोगों ने स्फीयर के लिए भी इसमें पढ़े। अब ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई की यही वाली पहली पसंद है कि सीबीएसई मैक्सिमम टाइम यही पूछे, ऐसा नहीं है। सीबीएसई रैंडमली कुछ भी पूछ सकता है इन तीन डेरिवेशन में से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे सेकंड चैप्टर की जो रहता है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला, तो इसमें आप लोग को सबसे पहले फोकस करना है पोटेंशियल एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने के लिए। ये सेम वही डेरिवेशन है लगभग जो आप लोग को चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछा गया था एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए। बस थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी में चेंजेस है, अदरवाइज पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम है। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन आता है जहां पे आप लोगों को रिलेशन निकालना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, तो प्लीज इसको भी प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद जो पोटेंशियल वाले पोर्शन में आप लोग को एक और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो है पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए U विच इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया, बट आप लोग उसको भी प्रिपेयर करके जाइएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए स्पेसिफिक डेरिवेशन भी होने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैपेसिटेंस वाले पोर्शन से, तो कैपेसिटेंस वाले पोर्शन से याद रखना आप लोग को कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया विद डाइलेक्ट्रिक वाला करना है या विदाउट वाला, दोनों ही प्रिपेयर करके जाएं, दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर एक दूसरे से, बस विद डाइलेक्ट्रिक के साथ थोड़ा सा आप लोग को चेंजेस माइनर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग कैपेसिटेंस वाले टॉपिक की बात करें तो इसमें आप लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस कई बार आप लोग को आते हैं स्पेसिफिक डेरिवेशन का, तो प्लीज उसको भी प्रिपेयर जरूर करके जाए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 3 की, तो याद रखते हैं चैप्टर नंबर 3 में काफी सारे छोटे छोटे डेरिवेशन है। बस यहाँ पे मैंने सिलेक्टिव लाया हूं, तो बस इतना पढ़ लो, ये सफिशिएंट रहेगा डायरेक्ट डेरिवेशन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन बन सकता है वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोग को पोटेंशियल वाला फॉर्म पूछ सकता है, करंट वाला जो फॉर्म है ना वीना वाला वो पूछा जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्म। तो तीनों ही फॉर्म को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बट याद रखना करंट वाला फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग को ओम्स लॉ का डिडक्शन याद होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग सिमिलर है रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन है उसके जैसा, बस आप लोग को मोटा मोटी V विच इज इक्वल टू IR एट द एंड प्रूव करना रहता था उसमें, और रेजिस्टेंस में R की वैल्यू बतानी रहती थी, बाकी सेम है दोनों। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाले डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पैरेलल हो या सीरीज, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर आप लोग को करना है। लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो है वेट स्टोन ब्रिज। निहायत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है, तो इसको आप लोग को रट के चले जाओ जैसा आप लोग को बेहतर लगे, बट प्रिपेयर अच्छे से हो जाना चाहिए। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 काफी बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे ढेर सारे डेरिवेशन है, बट इसमें भी सिलेक्टिव डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो तुम्हें डेरिवेशन करना है वो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि सर्कुलर लूप पे कितना होता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब इसमें एक्सियल पॉइंट पे भी आता है, मतलब कुछ इस तरीके से कि आप लोग का सर्कुलर रिंग है, बताइए इस पी पॉइंट पे कितनी आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस आर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों का स्पेसिफिक डेरिवेशन है, बाय और सेवेट लॉ की दो एप्लीकेशन है, ये दोनों ही प्रिपेयर हो जानी चाहिए, चाहे वो सेंटर के लिए हो या फिर एक्सियल के लिए। इसके बाद आप लोग को आता है एम्पियर्स लॉ, उसका एक स्पेसिफिक डेरिवेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन है उसकी
जिसमें आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी रहती थी एक लॉन्ग कंडक्टर के लिए। तो ये भी आप लोग को प्रिपेयर जरूर करना है, मैक्सिमम टाइम ये भी आप लोग को आता है। इसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, मतलब दो इस तरीके से आप लोग के मान लो कंडक्टर है, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं तो कितना फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो कितना लगाएंगे, तो वही वाला डेरिवेशन। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है करंट लूप में, ये आप लोग को होना चाहिए अच्छे से प्रिपेयर, क्योंकि इसी पे बेस्ड आप लोग को गैल्वेनोमीटर का पूरा टॉपिक भी रहता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोग के लिए बन जाता है। तो इसके बाद अगर बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो याद रखना चैप्टर नंबर 5 में ढेर सारे डेरिवेशन तो है, लेकिन एक चीज याद रखना, चैप्टर नंबर 5 से जो डेरिवेशन आप लोग को दिए हुए सिलेबस में ये कहा गया कि उस स्पेसिफिक डेरिवेशन का स्पेसिफिक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल या कंपेटेंसी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट डेरिवेशन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से जरूर आपको डायरेक्ट डेरिवेशन आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 में अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा डेरिवेशन है जो है रोशनल ईएमएफ के ऊपर बेस्ड। तो इस छोटे से डेरिवेशन को जहां पे आप लोग का E विच इज इक्वल टू BLV निकल के आता था, उसको प्रूफ करने को पूछा जा सकता है। तो प्लीज उसको प्रिपेयर जरूर करना, ये सिलेबस में है, याद रखना। इसके बाद सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जो स्पेसिफिक वैल्यू निकल के आती थी वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा सेम इसी का ही छोटा वाई वाला डेरिवेशन है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए सोलेनॉइड के लिए। याद होगा आप लोगों को जिस तरीके से ना एक बड़ा वाला सोलेनॉइड उसके अंदर में आपको देखने को मिल रहा था, याद है, वो ही आप लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर आप लोग को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना आनी चाहिए, अल्टरनेटिव करंट की कितनी होती है। अब जरूरी नहीं है कि वो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ करंट के फॉर्म में पूछे, वो आपको V के फॉर्म में भी पूछ सकता है, वो आपको E के फॉर्म में मतलब EMF के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो दोनों तीनों का फॉर्म सेम ही है, बस I को रिप्लेस करके V लिख देना, सेम डेरिवेशन वैसे ही चलेगा। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है LCR सर्किट। तो LCR सर्किट मतलब स्पेसिफिकली सीरीज वाला LCR सर्किट का डेरिवेशन आपको आना ही आना चाहिए, और इसमें आप लोग को इंपीडेंस भी देखने को मिलता है, तो इंपीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने को पूछ ली जाती है। साथ में इसी पे बेस्ड आप लोग को स्पेसिफिक टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का भी छोटा सा डेरिवेशन इसी पे ही कंटिन्यू होते हुए आता है, तो प्लीज इसको भी प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो क्या है, वो है एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। काफी बड़ा सा एक स्पेसिफिक डेरिवेशन है जिसमें cos फाई निकल के आता है। ये cos फाई क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा, तो मैं वापस से क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं आप लोग को एकदम सिलेक्टिव डेरिवेशंस बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो पूरे पढ़ सकते हो। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 8 जो हमारा EM वेव है, तो वहां पे कोई डेरिवेशन नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की, जो हमारा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स भी काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें आप लोग को रे ऑप्टिक्स के अंदर जो पोर्शन है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्लेक्शन पोर्शन में आपको मिरर्स फॉर्मूले के ऊपर डेरिवेशन आ सकता है, तो प्लीज इसको प्रिपेयर कर लेना। क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, वापस से रिपीट हो रहा है तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन काफी बड़ा है, इसलिए वहां से काफी सारे डेरिवेशन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है शिफ्टिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कैसे इसको डिराइव किया जाता है। इस स्पेसिफिक डेरिवेशन के बाद दूसरा डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल के आता है रिफ्रैक्शन का, तो वो डेरिवेशन मालूम होना चाहिए। साथ में लेंस ब्रेकर फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग का डेरिवेशन रहेगा पूरे के पूरे रे ऑप्टिक्स के अंदर, तो इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। और इसी से कंटिन्यू होते हुए थिन लेंस का भी फॉर्मूला बनता है, तो वो बेसिक्स है, आप मेरे यूट्यूब के वीडियो से देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो प्रिज्म के ऊपर है, वो है मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकालना। ये डेरिवेशन निहायत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक और काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन से, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बहुत ही बेसिक और छोटू सा और पिद्दू सा और इजी सा डेरिवेशन है, तो प्लीज इसको भी प्रिपेयर करके जाए। आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पोर्शन, तो उसमें से सीधी बात है भाई, या तो टेलीस्कोप आएगा या फिर आप लोग को माइक्रोस्कोप आएगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हमारा EM वेव, नहीं भैया वो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर काफी सारे बड़े बड़े डेरिवेशन थे जो CBSE ने हटा दिया। यंग डबल स्लिट आप लोग को नहीं आने वाला, उसके एक्सप्रेशन बस मालूम होने चाहिए, पर जो आने वाला है उसमें से कौन से पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है आपको हाइगन प्रिंसिपल पे बेस्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन। बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, तो प्लीज उसको प्रिपेयर जरूर करके जाना। इसके बाद जो डेरिवेशन आ सकता है वो कौन सा, आप लोग का फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये आप लोग को जरूर आ सकता है। प्लीज इसको भी अच्छे से प्रिपेयर जरूर करके जाइएगा आप सभी के सभी। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, चैप्टर नंबर 11 में एज सच तो कोई बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है, बट पिद्दू सा एक डेरिवेशन आप लोग को देखने को मिल सकता है, वो है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब चैप्टर नंबर 12 और 13 एटम न्यूक्लियर दोनों को साथ में बता देता हूँ। इसके अंदर आप लोग को थ्योरी पोर्शन बहुत सारा है, बट हाँ कुछ कुछ मेजर डेरिवेशन है जो आपको आ सकते हैं।
सबसे पहले स्पेसिफिक डेरिवेशन, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन निकालना रहता था किसका, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी रेडियस, वेलोसिटी, कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी पोटेंशियल, कितनी टोटल एनर्जी है, एंड पॉसिबल ऑर्बिट के लिए। तो ये डेरिवेशन काफी बड़ा है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पूछेगा तो जो पूछेगा वो लिख के आइएगा, तो प्लीज उसको प्रिपेयर जरूर करें। इसके बाद एटम वाले चैप्टर में और कोई स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको डायरेक्टली पूछा जाने वाला है। मैं अभी भी आप लोग को मेंशन कर रहा हूँ, उसके अंदर डेरिवेशन है और भी, लेकिन वो सिलेबस में डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आने वाले, इसलिए मैंने लिखा नहीं। न्यूक्लियर वाले क्वेश्चन की बात करूं तो मास डिफेक्ट कैसे आप लोग का निकल के आता है, स्पेसिफिक फॉर्मूला कि मास डिफेक्ट विच इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व मास, तो उसका जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, एग्जामिनेशन में कई बार आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर चैप्टर में, तो वहां पे कोई डेरिवेशन है कि नहीं, ये तुम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, घर पे सीरियस होकर पढ़ना आप शुरू कर दो। जितना बताया हूं ये सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस में भी रखिए अपने, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें। बाकी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एग्जामिनेशन करीब आ चुके हैं, सैंपल पेपर परचेज कर ले, एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल पेपर तो लगाना ही लगाना है हमें, सो दैट हमें ये पता चल सके कि हमारी कैसे प्रिपरेशन चल रही है और कैसे उसको एनहांस करना है। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक सैंपल पेपर नहीं लिए तो बेस्ट सैंपल पेपर मैं आप लोग को रिकमेंड कर देता हूँ, वो है ओसवाल गुरुकुल की तरफ से। तो अगर आप चाहो तो इनका कॉम्बिनेशन पैक ले सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स बहुत ही कम प्राइस के अंदर, और अगर आप लोग पीसीएम वाले नहीं पीसीबी वाले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और बायोलॉजी वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो दोनों ही बुक सबसे ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो इन दोनों बुक में से जो भी कॉम्बिनेशन आपको बन रहा है, चाहे पीसीएम से तो पीसीएम वाले ले लो, और पीसीबी से तो पीसीबी वाले ले लो, लेकिन फिजिक्स के लिए तो ले ही लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रैक्टिस करो घर बैठे, विद आंसर्स आप लोग को सभी चीजें गिवन है, और इसके अंदर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग सभी चीजें आप लोग को मेंशन करके दी गई है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा आप लोग कैसे वीडियोस और चाहते हो जरूर बताइएगा, मैं और प्यारे से प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए एग्जामिनेशन तक के प्रोवाइड करता रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।